हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे आपके फैमिली एंड कम्युनिटी के पार्ट थर्ड पर। 2 पार्ट आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं। ये थर्ड पार्ट होगा, करीब 30 से 35 मिनट की आपकी क्लास होगी, जिसमें कंप्लीट आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा फैमिली एंड कम्युनिटी का। उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर कर रहे होंगे, पेपर नंबर जो है आपका 9, जिसमें मैंने 1 पार्ट करवा दिया है, बाकी के 2 पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, समुदाय में विकलांग बच्चों के पुनर्वास में क्या क्या मुद्दे या क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है, ये इनडायरेक्ट तौर पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो समुदाय आधारित पुनर्वास होता है उसको अगर हम बच्चों के ऊपर लागू करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो आप जानते हैं कि भारत में विकलांग बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा तक सामाजिक और आर्थिक कारक होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी धारणाएं भी विकलांगता के प्रति बहुत गलत होती हैं, कि मतलब ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो है मतलब इस तरह से वो सोचते हैं कि मतलब ये पाप का परिणाम है जो ये भोग रहे हैं, या माता पिता के कोई पाप है जिस वजह से ये ऐसा है, और ये पढ़ लिख कर क्या करेंगे। वैसे भी इनको जो है मतलब इस तरह की तमाम बातें समाज में होती हैं, जो कि एक गलत धारणा लेकर के समाज बैठता है। और अगर समाज की इस तरह की धारणा रहेगी तो वहाँ पर हम जो CBR है ना उसको लागू नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, मतलब आर्थिक किसी भी काम को आगे रेगुलेट करने के लिए वो पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए घर बनवा रहे हैं आप, तो उस घर को बनाने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आप उस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, उस घर को बनवाना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से डेवलप करने के लिए आपके पास पैसे भी होना चाहिए। अगर आप एक बेहतर CBR कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं जहाँ पर हर बच्चे की नीड फुलफिल हो सके उसे समुदाय के अंदर ही, तो वहाँ पर एक बड़े बजट की ज़रूरत होती है, जो कि क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और वहाँ पर इतना ज़्यादा बजट हर एक क्षेत्र में, हर एक कम्युनिटी में उपलब्ध करा पाना अभी पॉसिबल नहीं है, जिससे बजट ना होने की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐसा बहुत सारे रिसर्च में पता चला है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या को जो आवश्यक चिकित्सा है और जो शैक्षिक सहायता है वो नहीं मिल पाती है, कि दिव्यांग बच्चों को जितनी मात्रा में शैक्षिक सहायता या फिर जितनी मात्रा में उनको मेडिकल की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारे अभी भी ऐसे बहुत सारे दिव्यांग पर्सन्स हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, कि उनका UDID कार्ड ही नहीं बना है। ठीक है, या जो सरकार कुछ ऐसे पैसे के रूप में उनको देती है, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये उनको पर मंथ के हिसाब से एक सहायता राशि देती है। बहुत बच्चे का UDID कार्ड न बन पाने की वजह से वही अभी तक उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जागरूकता की भी कमी है, और साथ साथ जो है अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती। और शिक्षा की बात करते हैं तो दिव्यांग बच्चों के लिए हर एक इलाके में, हर एक समुदाय में विद्यालय की उपलब्धता ही बहुत कम है। तो जब विद्यालय ही उपलब्ध नहीं होगा तो फिर वहाँ पर बच्चे को एजुकेशन देना तो एक बड़ी बात हो जाएगी, एक दूर की बात हो जाएगी। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जानना चाहते हैं कि पहली बात तो आप ये बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हाँ मैम मेरे लिए कुछ कर रही हैं, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे। साथ ही साथ आप उसी कमेंट में ऐड करके हमें ये भी बताएंगे कि आपके आसपास कितने किलोमीटर पर जो ये विशेष विद्यालय हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपके इलाके में कोई ऐसा विशेष विद्यालय होगा, अगर आप उसके नाम जानते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। इससे आप सब एक दूसरे के कमेंट देखकर जान पाएंगे कि जो ये बातें कही गई हैं ये बिल्कुल राइट बातें हैं। कि अभी भी आप देखते होंगे बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर मतलब बहुत कम विद्यालय देखने को मिलते हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो जब विद्यालय ही नहीं होंगे तो फिर बच्चों की एजुकेशन कैसे हो पाएगी। विद्यालय की अपर्याप्तता भी जो है एक बड़ा रीज़न बन जाती है, एक बड़ा कारण होती है CBR को ना लागू कर पाने में। और इन बच्चों के अपने गैर विकलांग साथियों की तुलना में स्कूल जाने की संभावना भी बहुत कम होती है। मतलब बिल्कुल कम होगी स्कूल जाने की संभावना, क्योंकि मान लीजिए कि अगर जैसे हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं कि नहीं है विशेष विद्यालय तो क्या हुआ, इंक्लूजन में तो दे सकते हैं ना, तो ठीक है। इंक्लूजन में अगर आप देते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को भेज देते हैं, तो वहाँ पर टीचरों की कमी है, वहाँ पर मटेरियल्स की कमी है, वहाँ पर भी वित्तीय समस्या है। कि एक आपसे पढ़ा भी होगा कि इंक्लूसिव सेटअप को डेवलप करना ये हर प्रकार के विद्यालय से बहुत महंगा
महंगा होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर हर बच्चे के नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पर रखने पड़ते हैं। लेकिन जब मतलब बजट की कमी है और प्रशिक्षण जो शिक्षित प्रशिक्षक हैं उनकी कमी है, और साथ साथ हमारे सरकार की भी कमी है कि वहाँ पर देखिए अब मतलब मान लीजिए बहुत सारे विशेष शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित भी हैं, लेकिन जब सरकार ही उनको अपॉइंट नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो किस प्रकार की एजुकेशन फिर वहाँ पर मिल पाएगी। तो ये सब बहुत समस्याएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम CBR को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विशेष स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं तक बहुत सीमित हो जाती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब शहरों में तो तभी ठीक है कि कभी कभार किसी कम्युनिटी में कैंप लगा दिया, वहाँ पर कुछ मतलब ऐसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे कैंप लगा दिए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को नकली पैर, नकली हाथ और ऐसे कुछ हियरिंग एड्स वगैरह वितरित किए जाते हैं समय समय पर। तो बहुत सारे कम्युनिटी में ये शहरों में चल जाता है, बट ग्रामीण इलाके में आप देखेंगे, आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आज तक ऐसा कोई आपके आसपास कैंप नहीं दिखा होगा जहां पर इस तरह से जो है वो मतलब विकलांग बच्चों की सहायता के लिए कुछ किया जा रहा हो। ठीक है, ये अभी IT टीचर्स जो है वो कुछ मात्रा में विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करने में सक्षम हो पाए हैं, जो अलग अलग जगहों पर जाकर बच्चे के घर पर जाकर या विद्यालय में जाकर के वो कुछ हेल्प दे सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से हर ग्रामीण क्षेत्रों में ये पॉसिबल अभी भी नहीं हो पाया है। अगर हम दूसरे चुनौतियों की बात करते हैं तो दूसरी चुनौती होती है जागरूकता और जानकारी की कमी। मतलब मान लीजिए बजट भी है, बट प्रॉपर तरीके से ग्रामीण समुदायों को या फिर शहरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जानकारी का अभाव है कि किस बच्चे को किस प्रकार के रिक्वायरमेंट है या उनकी नीड क्या है। तो ये सब बहुत बड़ी चुनौती हो जाती हैं कि बच्चा किस प्रकार से किस क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है उसको पहचानना, ठीक है, फिर उसके हिसाब से उसको सुविधाएं देना, ये एक कठिन काम हो जाता है। आर्टिज्म हो गया, श्रवण बाधिता हो गया, या कोई भी संज्ञानात्मक देरी जैसी कोई विकलांगता हो गई, तो इन सब के संकेतों को पहचानना और उनके हिसाब से और उचित ज्ञान या स्वास्थ्य देखभाल जो पेशेवर हैं तक पहुंच के बिना चुनौतीपूर्ण जो है ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पहचान में यह देरी शीघ्र हस्तक्षेप में बाधा जो है वो डालती हैं। अगर आप देर से पहचान करते हैं, आप भी जानते हैं कि अगर देर से पहचान की जाएगी, ठीक है, तो वो एक बड़ी समस्या बन जाती है आगे चलकर। जैसे मान लीजिए पैर में चोट लगी है और वो चोट अगर आप बहुत टाइम बाद जो है वो समझ पाते हैं कि हाँ ये कैसे लगी हुई है, या वो घाव का रूप ले लेती है, फिर आप उसकी प्रॉपर इलाज करवाते हैं, तो वो एक बड़ी समस्या बन जाती है जो बेहतर परिणामों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होती है। कई क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता जो है इन चुनौतियों को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। वंचित समूहों में विकलांग बच्चों को कई सामाजिक और आर्थिक जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ जाता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षिक अवसर, पुनर्वास की सुविधाएं ये सब सीमित मात्रा में पहुंच पाती हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, जो अलग अलग, मान लीजिए कोई जनजातीय क्षेत्र का बच्चा है, अनुसूचित जनजाति वाला बच्चा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इन सब क्षेत्रों में जानकारी का अभाव भी होता है। साथ साथ इन सब क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ होती हैं जिनका ये लोग सामना कर रहे होते हैं, तो इन सब तक प्रॉपर तरीके से सुविधाएं पहुंचा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। वित्तीय बाधाएं जो होती हैं, मतलब मैंने आपको बताया ही, जो वित्तीय समस्या होंगी वो भी अक्सर परिवारों को उपचार लेने या जारी रखने से जो है वो रोकती हैं। एक बार कोई कार्यक्रम आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा कोई बड़ा प्लान आपके लिए करूं कि मैं आप सभी को फ्री में PDF उपलब्ध करवा दूं, जैसे मान लीजिए कि वो टाइपिंग PDF मैं उपलब्ध करा दूं, उसे हम कुछ टाइम के लिए जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर वित्तीय संसाधन हमारे पास कम हो जाएगा तो उसे हम एक लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि वित्तीय संसाधनों की कमी वजह से अगर माता पिता प्रॉपर तरीके से, या कम्युनिटी भी अगर इस तरह की कार्यक्रम को स्टार्ट करती है, तो स्टार्टिंग में तो वो चल जाता है, लेकिन बाद में वो उसे आगे चलाने के लिए जो वित्तीय बजट होता है उसकी अनुपलब्धता की वजह से वो प्रॉपर तरीके से लंबा समय जो है वो नहीं टिक पाता है। इन समुदायों में कलंक और जागरूकता की कमी सामाजिक अलगाव और भेदभाव को जो है वो बढ़ावा देती हैं, जिससे बच्चों के विकास और समाज में एकीकरण में जो है वो बाधा आती है। कि समाज की रूढ़िगत विचारधाराएं, जागरूकता की कमी, ये सब बच्चों को समाज से अलग करने का काम करती हैं, ठीक है, और समाज से बच्चे अलग हो जाएंगे तो वहाँ पर उनके विकास में भी बाधा हो जाएगी, और समाज का जो ये हम सोचते हैं कि एकीकरण करके रखेंगे, वो एकीकरण नहीं हो पाता है। और ये चुनौतियां ना केवल इन बच्चों के तत्काल स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में भी इनकी समस्याओं को जो है वो सीमित कर देती हैं। जैसे ये ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि वो चिकित्सा उनको अच्छी नहीं मिल पाएगी, या ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों का देखभाल जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें जब अगर बचपन में बच्चे को नहीं मिल पाती हैं, जो CBR जैसे कार्यक्रम है, अगर वो बच्चे को शुरुआत में नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो आगे वो बच्चे की शिक्षा पर, शिक्षा नहीं होगी तो आगे रोजगार भी अच्छा नहीं मिलेगा,
पढ़े लिखे नहीं रहेंगे या कोई भी कौशल उनके अंदर डेवलप नहीं रहेगा, तो वो किस बेस पर वो किसी दूसरे के यहाँ अपनी सर्विस दे पाएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाती है, एजुकेशन हम इन बच्चों को बेहतर नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे बच्चे का रोजगार का जो क्षेत्र है वो भी बेहतर नहीं हो पाता है। सामाजिक समावेशन जो है, ठीक है, समाज की रूढ़िगत विचारधाराओं की वजह से या प्रॉपर तरीके से ना एजुकेशन होने की वजह से वो समाज के साथ जो इनका समावेशन है वो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और जिससे गरीबी और हाशिए पर रहने वाले का चक्र जो है वो कायम रहता है। तो जब एजुकेशन नहीं होगी, कोई रोजगार नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे गरीबी बढ़ती जाएगी और इन बच्चों का जो विकास होना चाहिए था, जो CBR जैसे कार्यक्रम के माध्यम से हम कर सकते थे, लेकिन जागरूकता की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, ठीक है, समाज की रूढ़िगत विचारधाराएं इन सब चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकती हैं और एक गरीब समुदाय का जो है वो धीरे धीरे निर्माण करने लगती हैं। और विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के कारण विकलांगों की व्यापकता जो है, विकलांग की व्यापकता ज्ञात नहीं है, और यह आशा की जाती है कि अगली जनसंख्या और आवास जनगणना योजना और संसाधन आवंटन में आसानी के लिए बेहतर विकलांगता आंकड़े जो है वो लेकर के आएगी। जैसे प्रॉपर तरीके से भारत में कुल कितने विकलांग हैं, जैसे अब अभी रिसेंटली ले लीजिए, 2011 के बाद भारत में कोई जनगणना हुई ही नहीं, ठीक है। तो अभी ऐसा तो है नहीं कि 2011 तक विकलांग बच्चे होते थे, अभी विकलांग बच्चों की मतलब विकलांग बच्चे जो है वो पैदा होने बंद हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, बहुत सारे लोग विकलांग हो जाते हैं। तो कितने मात्रा में विकलांग लोग भारत में हैं, उस हिसाब से पर्याप्त आंकड़ों की कमी की वजह से भी क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से उन बच्चों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाते, जैसे उनका सही तरीके से नामांकन। जैसे बहुत सारे माता पिता क्या होते हैं कि उनके घर में कोई विकलांग बच्चे हैं ना, तो उनको क्या कहेंगे कि मतलब बताएंगे ही नहीं समाज को, या फिर कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ कोई विकलांग बच्चा है। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना कि सरकार जितने बच्चे का नामांकन उनके यहाँ होगा उसी हिसाब से वो धन का आवंटन करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी होती है जहाँ पर विकलांग बच्चों की संख्या को उजागर नहीं किया जाता कि हाँ ये हमारे घर में कोई विकलांग बच्चा है, तो उसी हिसाब से संसाधन भी उपलब्ध कराती है सरकार। और जब बच्चे ज़्यादा हैं, संसाधन कम है, तो वहाँ पर समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिससे हम एक प्रॉपर तरीके से जो ये कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है या जो समुदाय में पुनर्वास का कार्यक्रम है, इसको हम लागू नहीं कर पाते हैं। अगला समुदाय जागरूकता से क्या तात्पर्य होता है वो आपको पढ़ना है। जैसे आपने परिवार सशक्तिकरण पढ़ा था, ठीक है, परिवार जागरूकता या परिवार सशक्तिकरण, वैसे समुदाय जागरूकता भी है। समुदाय मतलब, समुदाय में हमने आपको बताया था, समुदाय मतलब एक ऐसे लोगों का समूह समुदाय होता है जिनकी लगभग समान आर्थिक स्थिति, समान रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका, ठीक है, वेशभूषा, भाषा, ये सब लगभग एक जैसी होती है, उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं। तो उसी से उन्हीं लोगों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। और समुदाय को जागरूकता क्या होती है कि जब हम इन्हीं समुदाय के लोगों को उनके पर्यावरण, स्थान और समय में बधी एक सेटिंग के बातचीत के माध्यम से बनाए गए ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। समुदाय जागरूकता का मतलब होता है, ऐसे नॉर्मल समझ लीजिए कि कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको विकलांग बच्चों के विषय में जागरूक करना, ठीक है, ताकि एक बेहतर बातचीत के माध्यम से उनको ज्ञान देना कि हाँ, मतलब उनको सिखाना कि कैसे आप विकलांग बच्चों के जीवन की चुनौतियों को कम कर सकते हो, विकलांग बच्चों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे विकलांग मतलब समुदाय की रूढ़िगत विचारधाराओं को कम करने के लिए उन्हीं को जागरूक किया जाता है, समुदाय के मेंबर्स को ही, उसी को समुदाय जागरूकता कहते हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ बच्चे को मतलब इसमें हम समुदाय को सिर्फ ज्ञान नहीं सिखाते, मतलब सिर्फ हम उनको ये नहीं बताते कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, कौन सा संसाधन बेहतर है, बल्कि उनकी जो धारणाएं रहती हैं उन धारणाओं को भी बदलने का प्रयास किया जाता है। जो उनकी रूढ़िगत विचारधाराएं रहती हैं समाज की, उनको भी बदलने का जो प्रयास होता है वो समुदाय जागरूकता में शामिल होता है। और विकलांगों के प्रति समुदाय को जागरूक करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा अगर हम अपने समुदायों को इतना ज़्यादा जागरूक कर दें कि वो विकलांगता को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। बहुत ज़रूरी भी है समुदाय को इन सब चीज़ों के बारे में बताना। विकलांग जागरूकता का अर्थ है कि लोगों को विकलांगता के बारे में शिक्षित करना और लोगों को नौकरी या कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान देना। कि सबसे आप क्या करेंगे, समुदाय को बताएंगे कि हाँ ये विकलांग बच्चे हैं तो इस तरह के विकलांग बच्चों की ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सरकार ने ये नीतियाँ बना रखी हैं, ऐसे बच्चों के लिए व्यवसायिक क्षेत्र में आप इस क्षेत्र में बच्चे को भेज सकते हैं। मतलब बच्चे के पूरे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आप समुदाय के मेंबर्स को जागरूक जो करते हैं वही समुदाय जागरूकता है। इसमें विकलांगता के प्रति लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण को भी जो है वो बदला जाता है।
समुदाय जागरूकता को व्यापक रूप से करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ज्ञात होना चाहिए। पहला है कि समुदाय सामाजिक और व्यवहारिक मानदंडों में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श अभियान को समय के साथ जो है वो जारी रखना होगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि समुदाय जागरूक हो और आप उस समुदाय को जागरूक करने के लिए या उसके मतलब जो उसके रूढ़िगत विचारधाराएं हैं उसमें बदलाव लाने के लिए आपको एक आदर्श अभियान चलाना होगा। मतलब आप एक अभियान चलाएंगे, क्योंकि हम समुदाय को कैसे जागरूक कर सकते हैं, ऐसे कोई जन जागरूकता अभियान के थ्रू तो हम जागरूक करते हैं, तो उस अभियान को आपको एक समय के साथ जारी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक लाउड स्पीकर ले रहे हैं और वहाँ पर गांव में जा करके एक बार चिल्ला चिल्ला कर आप बोल दे रहे हैं कि विकलांग बच्चों के लिए ये सुविधाएं होती हैं, आप इस तरह से इनकी देखभाल कर सकते हैं, उसके बाद आप साल भर नज़र ही नहीं आते हैं, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा समुदाय। क्योंकि साल भर में अगर एक बार कोई बोल करके चला जा रहा है कि देखिए समुदाय मतलब समुदाय के मेंबर्स को बता रहा है कि इस तरह से विकलांग बच्चों को समस्याएं होती हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि एक बार बताने पर चीज़ें थोड़ी समझ में आती हैं। जैसे मैं आपको एक बार पढ़ा रही हूँ, जरूरी थोड़ी है कि एक बार में आप समझ जाएं। जब आप इसे 2-3 बार देखेंगे या फिर आप उसको एक बार लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, उसी कॉपी को 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर वो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब एक ही किसी अभियान को चला रहे हैं तो वहाँ पर उसको लंबे समय तक आपको जारी रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बस शुरू कर दिए और ख़त्म कर दिए, इस तरह से नहीं हो सकता है। अगला है कि समुदाय जागरूकता पैदा करने वाली रणनीतियों को समुदाय में स्थानीय स्थितियों को प्रतिबिंबित करने वाली सामग्रियों के साथ स्थानीय परिप्रेक्ष्य और आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ के साथ डिजाइन और क्रियान्वित करना चाहिए। कि समुदाय जागरूकता जो पैदा करने वाली रणनीतियां हैं और जो समुदाय में स्थानीय स्थितियों को मतलब प्रतिबिंबित करने वाली सामग्रियों के साथ स्थानीय परिप्रेक्ष्य और आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ के साथ जो है उसे डिजाइन और क्रियान्वित करना चाहिए। कि एक बेहतर मतलब आप एक बेहतर योजना बनाएंगे और उस बेहतर योजना को एक बेहतर समझ के साथ उसे आगे जो है वो आप उसको आगे चलाएंगे। ठीक है, मतलब योजना बनाना अलग बात होती है, लेकिन उस योजना को फॉलो करना अलग बात होती है। जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते होंगे ना, कोई लिखता होगा कि आज मैं सुबह 3:30 बजे ही उठ जाऊंगा और 3 से लेकर के मैं 5 बजे तक पढ़ूंगा, 5 के बाद 1 घंटे फ्रेश होने के बाद मैं फिर बैठ जाऊंगा और 10 बजे तक पढ़ूंगा। आप अपने टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पालन करना, वो एक मेन बात होती है। तो आप जो भी योजनाएं बना रहे हैं, जो भी रणनीतियां बना रहे हैं, उसको एक बेहतर समझ के साथ उसको आप आगे आप उसका क्रियान्वयन कर लें, तभी समुदाय जागरूक जो कार्यक्रम है वो बेहतर हो पाएगा। रणनीतियों को निर्णय निर्माताओं, पेशेवरों, जनता और कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों को लक्षित करना चाहिए। कि हम समुदाय को जागरूक करने के लिए अगर कोई भी योजना बना रहे हैं तो उसमें समुदाय के सभी मेंबर्स को हमें शामिल करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो वहाँ पर पढ़े लिखे मेंबर्स हैं आप उन्हीं को जाइए, उन्हीं के साथ बैठिए और उन्हीं को जागरूक करके चले आइए। तो और आप ये सोचें कि वो लोग अगर जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग जागरूक हो गए हैं, तो छोटे तबके तो अपने आप हो जाएंगे, या फिर छोटे तबकों का क्या है, वो नहीं भी जागरूक होंगे तो जो पढ़े लिखे हैं वो समुदाय को जागरूक कर देंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता है। आप अगर समुदाय जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं तो वहाँ पर आप हर एक तबके को ध्यान में रखेंगे। कोई बहुत वंचित वर्ग का है, कोई मतलब कमजोर वर्ग का कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, समुदाय के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी को आपको लक्षित करके अपने कार्यक्रम को बनाना है। कि हमें हर मेंबर तक जानकारी पहुँचानी। जैसे सरकार अगर UDID कार्ड ही ले लीजिए, ठीक है, UDID कार्ड जो विकलांग बच्चों का बनता है, तो UDID कार्ड की बात करिए, अगर हम UDID कार्ड सिर्फ जो समुदाय के उच्च श्रेष्ठ लोग हैं उन्हीं को प्रदान करते हैं और हम उन्हीं को सरकार की सारी नीतियों का लाभ के बारे में बताते हैं, तो हमारा समुदाय जागरूकता कार्यक्रम उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हम जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब हर तबके को बताएं, एक वंचित वर्ग को बताएं कि हाँ सरकार इस तरह की नीतियां ला रही है आपके लिए, आप इस तरह से इसका सपोर्ट करिए, इस तरह से अपने कार्ड बनवाइए, तो उससे हम हर तबके को लाभ दे सकते हैं। और यह मानता है कि विभिन्न समुदाय में विभिन्न लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के संदेश प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही प्रकार की संदेश प्रणाली का प्रयोग ना करें, आप अलग अलग प्रकार की संदेश प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ माइक पर बोल करके ना करें, आप पैम्पलेट भी बांटें, ठीक है, आप डोर टू डोर घर घर जाकर भी बच्चों को जागरूक करें, तब ये जागरूकता अभियान सफल होगा। अगर सिर्फ ऐसा हो रहा है कि टीवी पर आप एक ऐड चला दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि इसी से सारी जनता जागरूक हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऐड चला देने से थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप एक ऐड भी चलाएं टेलीविज़न पर, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट पे भी आप उसे सोशल मीडिया पे भी डालें, साथ ही साथ आप डोर टू डोर कार्यक्रम भी चलवाएं,
तो इससे क्या होगा कि सारे मेंबर्स, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में टीवी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन अगर आप हर माध्यम अपनाएंगे उनको जागरूक करने के लिए, पैम्पलेट भी दें और घर घर भी जाएँ, टीवी पे भी चलवाएं, ठीक है, ऐसे मतलब वीडियोज़ भी उसके बनवाएं, तो ऐसा क्या होगा कि वो हर तबके तक पहुँच जाएगा और तब समुदाय जागरूकता ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस समुदाय जागरूकता फैलाने के किन्हीं 2-3 साधनों के नाम लिखिए। मैंने इसमें बहुत सारे साधन लिख रखे हैं, आप इन सभी को याद रख लेंगे और अगर आपसे क्वेश्चन बनता है इस बार तो आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। जैसे हम एजुकेशनल कैरिकुलम के माध्यम से फैला सकते हैं, बच्चे के पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को हम सम्मिलित कर दें और समुदाय मतलब विकलांग बच्चों के अधिकारों के बारे में या विकलांग बच्चों के लिए जितनी भी नीतियाँ सब कुछ आ रही हैं उन सभी के बारे में बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड कर दें, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है वो जागरूकता फैलेगी। क्यूज या डिबेट करवा सकते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई डिबेट करवा दे, कोई वार्तालाप करवा दे। उसके बाद मैसेजिंग, ठीक है, मैसेजिंग जो है वो उसके माध्यम से कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक इस टाइम बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है लोगों को जागरूक करने का, तो ये भी हम अपना सकते हैं। वर्कशॉप, सेमिनार, लेक्चर, फील्ड विजिट होता है, नोटिस हो गया, जो आपका पोस्टर्स हो गया, आपका कार्टून्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, फिल्म, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बहुत सारे विज्ञापन जो चलते हैं, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, फोक सॉन्ग हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिसके माध्यम से फैला सकते हैं। गेम्स हो गए, आपके डोर टू डोर अवेयरनेस जो कार्यक्रम्स हो गए, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्टिव वे हैं, इफ़ेक्टिव आपका तरीका है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, समुदाय को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सामुदायिक जागरूकता का विकलांगता के शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप में क्या महत्व होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने पेपर नंबर 8 की वीडियो सेंड किए, उसमें मैंने पहला क्वेश्चन ही रखा था कि शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप जो है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो फिर मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत होगी। शीघ्र पहचान मतलब जल्दी से पहचान करना, शीघ्र हस्तक्षेप मतलब जितना जल्दी आप पहचान कर लिए हैं उतना ही जल्दी इफेक्टिव वे में आप उसका निदान भी करें। तो जितना जल्दी आपने पहचान कर लिया उतना ही जल्दी आप बच्चे के उपचार की जो प्रक्रियाएं हैं, पुनर्वास की जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाएं, वो आपका शीघ्र हस्तक्षेप होता है। आज आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी, बट आई होप आप लोग मैनेज करेंगे क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से आपको आवाज़ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही होगी, बट थोड़ा सा मैनेज आप ज़रूर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपसे ये पूछ रहा है कि समुदाय जागरूकता का विकलांगता के शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व होता है। तो समुदाय जागरूकता हमने आपको पीछे ही बताया कि समुदाय जागरूकता क्या है कि व्यक्तियों के विकलांगता संबंधित समस्याओं के पहले से पहचान, हस्तक्षेप और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो समुदाय जागरूकता है वो महत्वपूर्ण होती है। समुदाय जागरूकता मतलब समुदाय के लोगों को जागरूक करने का ये कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो उससे शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप में हमें बड़ी मदद मिलती है। जब समुदाय जागरूक रहेगा तो वो हर बच्चे की पहचान कर पाएगा और बच्चे के लिए क्या बेहतर है वो जान सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए माता पिता को पता है कि हाँ बच्चा हीयरिंग लॉस है तो इसके लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार या क्या क्या सुविधाएं हम अपनी तरफ से इन बच्चों को दे सकते हैं, कहाँ पर बच्चे के लिए स्कूल है, कहाँ से हम इनकी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में हम किस व्यवसाय में बच्चे को ले जा सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा संघर्ष भी ना करना पड़े बच्चों को और अपना वो जीवन बेहतर तरीके से कर सके। तो इसके लिए समुदाय का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो शीघ्र पहचान हमने आपको बता ही दिया, जितना यथाशीघ्र, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें डेट मतलब टाइम पीरियड जो है वो डालते हैं कि 0 से 5 वर्ष या 0 से 6 वर्ष, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो गलत नहीं है। 0 से 5 वर्ष, जैसे एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि शीघ्र पहचान की उम्र जो है वो 0 से 5 वर्ष होती है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो 0 से 5 वर्ष गलत है, बट हम ये आपसे कह रहे हैं कि जैसे ईयरली टाइम पीरियड होता है ना, तो वो मतलब उसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने क्रिटिकल पीरियड पढ़ा होगा, क्रांतिकाल आपने सुना होगा, तो उस क्रांतिकाल में बच्चे का बहुत इफेक्टिव तरीके से उनका जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो हम ये ना कह के अगर हम ये कहते हैं कि क्रांतिकाल में बच्चे का शीघ्र पहचान करना जो है मतलब शीघ्र पहचान जितना जल्दी हो सके पहचान करना शीघ्र पहचान होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय किसी समय को यहाँ पर मेंशन कर देना। जैसे आप 0 से 3 वर्ष कर रहे हैं, तो क्या हम 0 से 5 वर्ष में बच्चे का अगर मतलब जन्म से 5 वर्ष में बच्चे का पहचान करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो भी इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो ये क्रांतिकाल का टाइम पीरियड होता है ना, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसी में हम पहचान कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप इसमें जल्दी से जल्दी पहचान करने की बात करें, ना कि कोई टाइम पीरियड आप इसमें ऐड करें।
तो सामुदायिक जागरूकता की शीघ्र पहचान जो है वो सामुदायिक जागरूकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। समय पर विकलांगता की पहचान हो जाएगी तो पहले ही हस्तक्षेप और सहायता के लिए वो आवश्यक होती है। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, तो फिर आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आसान टॉपिक ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आसान टॉपिक ही आपसे पूछा जाता है फैमिली एंड कम्युनिटी में, बहुत हार्ड नहीं होता है। वहाँ पर आपको अपनी समझ दिखानी रहती है, रटेंगे तो फिर दिक्कत कर जाएगा आपको ये सारी चीज़ें, बट अगर आप समझ के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में लिख पाएंगे। हमसे भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं, बस समझने की बात है। आपके पास भी बहुत सारे शब्दकोश हैं, उसको आपको 2-3 बार किताबों को पढ़िए, किताब पढ़ेंगे ना तो आपके पास शब्दकोश हो जाएगा, और वो शब्दकोश एग्जाम में मदद करेगा। रटने की चीज़ें करेंगे ना तो वो एग्जाम में इफेक्टिव नहीं होगा। समझ के साथ पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में बहुत इफेक्टिव परिणाम देगा आपको। शब्द बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके पास, जितना ज़्यादा वोकैब रहेगा ना उतना ही अच्छा इफेक्टिव लिख पाएंगे। जब भाषा आधारित प्रश्न होता है तो उसमें हमारी भाषा चेक की जाती है, तो भाषा के लिए हमारे पास वोकैब होना चाहिए। तो वोकैब जितना हो सके, जैसे कोई कठिन वर्ड दिख रहा है तो उसके मीनिंग को खोजिए, गूगल से खोज लीजिए क्या इसका मीनिंग है, और उस वर्ड को फिर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब कभी किसी भी समय आपको वो वर्ड बोलना पड़े तो आप वही जो टेक्निकल वर्ड है उस टेक्निकल वर्ड का प्रयोग करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव कर देगा आपकी स्पीच को भी और आपकी कॉपी को भी। समुदाय के सदस्यों को सभी उम्र के लोगों में विकलांगता के समान लक्षणों और लक्षणों के विषय में जो है वो जागरूक किया जाना चाहिए। इसमें पहचान के अंतर्गत जैसे मौखिक संप्रेषण में कठिनाई है नहीं है उसकी पहचान कर सकते हैं, पठन और लेखन में देरी की पहचान कर सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास में क्या देरी है बच्चे की वो पहचान कर पाएंगे, गामक कौशल बच्चे का सही है, सूक्ष्म गतिक कौशल स्थूल गतिक कौशल अच्छा है नहीं अच्छा है उसकी पहचान कर सकते हैं, सामाजिक कौशल में समस्याएं हैं बच्चों को नहीं है वो पहचान कर पाएंगे। वो कभी तभी कर पाएंगे जब समुदाय हमारा अवेयर होगा। और शीघ्र हस्तक्षेप मैंने आपको बताया ही कि शीघ्र पहचान के बाद हम जिन कार्यक्रमों का मतलब जो बच्चे की बेहतरी के लिए हम जो उद्देश्य रखते हैं और उसके लिए जो हम काम करते हैं कि हम इसको पुनर्वास की सुविधा, चिकित्सा, शिक्षा वो टाइम पर दिलवाएंगे, टाइम टू टाइम चीज़ें होंगी, वो शीघ्र हस्तक्षेप होता है। और सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से बच्चों के शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से आवश्यक सहायक सामग्रियों की उपलब्धता हम सुनिश्चित कर सकते हैं, बेहतर सामग्रियाँ दे पाएंगे। जैसे पहचान कर लिए हैं अगर समय से, तो समय से सामग्री देने में भी आसानी होगी। समुदाय को विशेषज्ञ चिकित्सा, शिक्षा और सहायक प्रौद्योगिकी क्रियाओं की पहुंच का समर्थन किया जा सकता है। जितना जल्दी पहचान कर लेंगे और जितना जल्दी आप हस्तक्षेप कार्यक्रम करेंगे उतना ही इफेक्टिव वे में आप हर चीज़ उपलब्ध करा सकते हैं। माता पिता, देखभालकर्ता, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, शिक्षकों और सामुदायिक संगठनों के बीच जो सहयोग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है शीघ्र पहचान में, और वो सब कुछ हो जाएगा अगर अवेयरनेस है ना, तो वो सब पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं। आप अवेयर तो रहिए, अवेयर रहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्या आप सॉल्व किए हुए प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, जितने भी आपके पेपर्स हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पेपर ले लीजिए, हम लोग क्या है, हम लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा मैटर हमें मिल सकता है वो हम लोग जानने लगे हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि उसी क्षेत्र में हम उसमें अवेयरनेस का काम कर रहे हैं ना। मतलब कोई भी मान लीजिए आपको न्यूज़ आती है तो वो आप तक भी पहुंचती है और हम तक भी पहुंचती है। हम तक आपसे पहले क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि हम एक्टिव हैं उन चीज़ों को लेकर के। तो जैसे ऐसे ही अगर समाज एक्टिव रहेगा अपने बच्चों को लेकर के और उसके अंदर जागरूकता रहेगी अपने बच्चों की हित अनहित के बारे में, तो वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। शिक्षा में सामुदायिक संगठनों की क्या भूमिका होती है? तो समुदाय जागरूक रहेगा तो वो समझेगा कि शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 की एक क्या कहता है कि शिक्षा क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार तो सबको मिला है, तो विकलांग को भी मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें वो समझ पाएगा और उसके लिए काम भी कर पाएगा। और समावेशी शिक्षा विकलांगों वाले व्यक्तियों के लिए समान अवसर जो है वो सुनिश्चित करती है। विकलांग जागरूकता जो पहल है वो कार्यक्रमों में समुदाय को संलग्न करना, समर्थन और समावेशिता को हम बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से समावेशी समाज के लिए सहानुभूति, सम्मान, स्वीकार ये सब चीज़ें हम बढ़ावा दे सकते हैं। समुदाय जागरूक रहेगा तो बच्चे को समझेगा, जानेगा कि वो भी समान है, समान अनुभूति का जो है वो अवसर उसको प्रदान हम कर सकते हैं। ठीक है, सम्मान दे सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे जब अवेयर रहेंगे। और सामुदायिक जागरूकता भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। समुदाय जागरूक है तो वो बच्चे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, उसे लूला, लंगड़ा, बहरा इस सब कह के नहीं पुकारेगा। समुदाय जागरूक है तो वो बच्चे का भावनाओं का सम्मान करेगा कि हाँ ये बच्चे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारे संघर्षों से आगे बढ़ रहे हैं, हमें इनको आगे बढ़ाने में इनकी मदद करनी चाहिए। उनको हीन जो है वो फील नहीं करवाएगा या समुदाय में से बहिष्कृत नहीं करेगा। जागरूक रहेगा तो नहीं करेगा। अवेयरनेस की कमी की वजह से तो हमारे अंदर ऐसी धारणाएं उत्पन्न होती हैं। जानकारी रहती है
या समझदारी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एडल्ट में ले लीजिए, ठीक है, आप ऐसे ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि मतलब आप पढ़े भी होंगे, किशोरावस्था क्या है, वो विषम लिंगता की तरफ आकर्षण, वो किशोरावस्था की विशेषताएं ही है। लेकिन अगर ये परिवार को पता नहीं रहेगा, या परिवार को ये सारी चीज़ें बच्चे की हर एक स्टेज के बारे में पता नहीं रहेगा, किस स्टेज की क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो उसको एक गलत तरीके से ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको अवेयरनेस रहेगा कि हाँ ठीक है, हार्मोनल चेंज होते हैं, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, उसको एक सही राह दिखा दे तो वो सही भी हो सकता है। तो समुदाय अगर तो उसको वहाँ पर भावनाएं बच्चे की ठेस में नहीं पहुँचेंगी। अगर आप उसको ये चीज़ें समझाएंगे, तो प्यार से समझाएंगे, तो सब समझ जाते हैं, तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं कि अगर भावनात्मक समर्थन बच्चे का करना है, वो तभी पॉसिबल है जब समाज जो है वो अवेयर रहेगा। और संसाधनों और सेवाओं की पहुंच को भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा, उतना ही बेहतर तरीके से संसाधन, सेवाएं, सब कुछ हम प्रदान कर सकते हैं। समुदाय की जागरूकता 100% भूमिका निभाती है बच्चे के हितार्थ में। जितना ज़्यादा समाज जागरूक, उतना ही इफेक्टिव वे में बच्चे की लर्निंग, उतने ही इफेक्टिव वे में बच्चे के लिए मेडिकल सुविधा, हर चीज़ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये था आज का आपका पूरा वीडियो लेक्चर, जिसमें कंप्लीट आपके जितने भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन सकते थे, और प्रीवियस ईयर को भी देख करके बहुत सारे पेपर्स को मिक्स करके आप लोगों के लिए ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो तैयार किए गए थे। और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, एक बार भरोसा करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो सेकेंड ईयर में आपको भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बहुत भरोसे के साथ आप इन क्वेश्चन को करिएगा, फिर आप एग्जाम में जाइएगा, तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी से आपको मिल जाएंगे। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी इच्छा पर है, पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट तो आप ज़रूर करिएगा। और चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।